नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ प्राइम समाचार। यूपी में त्रिस्तरीय चुनावों का औपचारिक बिगुल बज चुका है। देश में गांव की सबसे छोटी सरकार बनने जा रही है। गांव की सरकार ही राज्य एवं केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ करती है। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। चुनावी प्रचार प्रसार का दौर जारी हो गया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी के देवा ब्लॉक पहुंचे, जहां देवा तृतीय में इस बार पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव की बहू और समाजसेवी सत्यवान सिंह यादव की पत्नी सविता यादव जिला पंचायत के चुनावी रण में उतरी है और चुनावी रैली कर रही है। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का शंखनाद हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी के साथ गांव के चौपालों पर चुनावी चर्चा भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार की जीत और हार का गणित भी लगना शुरू हो चुके हैं। आरक्षण सूची जारी होने के बाद से ही राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हुए प्रत्याशी गांव की छोटी सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव के नजदीक आते ही विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और उन दावों पर खरा उतरना भी गांव के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। वहीं गांव-गांव में लोगों के बीच विकास का संदेश फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम बाराबंकी के देवा ब्लॉक पहुंची, जहां देवा तृतीय में इस बार पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव की बहू और समाज सेवी सत्यवान सिंह यादव की पत्नी सविता यादव जिला पंचायत के चुनावी रण में उतरी है। जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सत्यवान सिंह ने आज चुनावी बिगुल फूंक दिया है और वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज वो बरेठी गांव पहुंचे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे साफ तौर पे ये जो एक रैली का आयोजन किया गया है। रैली में उपस्थित ये लोग हैं, जो काफिला आपको दिख रहा है, ये रैली के लोग हैं और सत्यवान सिंह यादव लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। जनता के पास जाकर लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि इस बार वो उनकी पत्नी सविता यादव को जिला पंचायत सदस्य में विजयी बनाएं ताकि गांव में विकास हो सके। वहीं पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जाता है कि मंदिर मस्जिद का निर्माण हो या शौचालय बनवाने का काम, उन्होंने हर एक क्षेत्र के विकास में 100% योगदान दिया है। वहीं सविता यादव के पति सत्यवान सिंह यादव भी काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। सविता यादव की रैली भी लाव लश्कर के साथ गांव के गलियारों में घूम कर लोगों से आशीर्वाद लेते और वादों का कसीदा पढ़ते नजर आए हैं। इस दौरान सविता यादव की चुनावी रैली देवा ब्लॉक के बरेठी गांव पहुंची, जहां सविता यादव के पति सत्यवान यादव लोगों के बीच सविता यादव के पक्ष में वोट मांगते नजर आए। वहीं गांव के लोगों का भी कहना है कि उन्हें भी एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो गांव के विकास पर ज्यादा ध्यान दे। चुनावी रैली के दौरान जब प्राइम टीवी की टीम ने लोगों से बात की तो लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। आपका परशुराम यादव। कहाँ के रहने वाले? केसरुआ के। केसरुआ के हैं। इस बार आप अपना जिला पंचायत सदस्य कैसा चाहते हैं? हम बढ़िया चाहते हैं जी। किस तरह का बढ़िया है? किस तरह का बढ़िया, पढ़ा लिखा हो जी, हमारा विकास का कार्य करे जी, और गांव के अंदर कार्य करे जी, यही सब होना चाहिए जी। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में वो काम करे, वो वही होना चाहिए जी। तो इस बार आप जिला पंचायत सदस्य के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? क्या आपका मन है? अरे हमारा तो विचार है यही सत्यवान यादव को जी चाहते हैं इस बार मौका दिया जाए। क्या नाम है चाचा आपका? शानदार। कहाँ रहने वाले? केसरुआ। इस बार जिला पंचायत सदस्य आप अपना कैसा चाहते हैं? पढ़ा लिखा हो और गाँव में विकास करे जी। तो इस बार आपने क्या मन बनाया? किसको वोट देने का मन बनाया है? वोट सत्यवान को देना। सत्यवान को क्यों? अच्छा आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम केसरुआ का रहने वाला जी। इस बार जिला पंचायत सदस्य चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके के जिला पंचायत सदस्य चाहते हैं आप? अरे अच्छा हो, विकास करे गांव का जी, और सब लोगों से मिलने वाला हो जी, हाँ, सबकी बात सुनने वाला हो जी। मैं ऐसा प्रत्याशी चाहता हूँ, ऐसा मैं सत्यवान में भैया में देख रहा हूँ। अच्छा, तो इस बार क्या
केसरवा की जनता के क्या मन है? केसरवा नहीं, इस समय सत्यवान ही निकलेंगे। अच्छा जी, और कोई नहीं हमको देख पड़ता। चाचा, क्या नाम है आपका? हादी हसन कहाँ के रहने वाले हैं? केसरवा। इस बार जिला पंचायत सदस्य कैसा चाहते हैं आप? सत्यवान को देंगे वोट। किस लिए, ऐसा क्यों, सत्यवान को क्यों? अरे अच्छे काम करी हैं, हाँ विकास अच्छे करी हैं, हाँ। तो उनको वोट देंगे हम। अच्छा, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि सत्यवान को ही जिताना है। हाँ, जिताना है बिल्कुल। मन बना जीतेंगे हाँ, जी, मन हाँ जिताना है। नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ कहाँ के रहने वाले हो? केसरुआ। केसरवा। जिला पंचायत सदस्य इस बार क्या चाहते हो, कैसा हो? अरे पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, देश की सेवा करे हो, कैसा हो? गांव की भी सेवा करें। अरे हाँ, गांव की सेवा करे, देश की सेवा करे होगा गरीब। हाँ। चुनावी बिगुल के साथ अब रैलियों और जनसंपर्क का दौर शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशियों की रैलियां लाव लश्कर के साथ गांव के गलियारों में घूम रही हैं। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किस प्रत्याशी पर भरोसा जताकर प्रत्याशी के नाम के आगे जीत की मोहर लगाती है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हमारी टीम लगातार गांव-गांव जाकर उस गांव का रियलिटी चेक कर रही है और हर गांव की सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचा रही है कि गांव में कितना विकास हुआ है और सड़कों का क्या हाल है। हाई टेक्नोलॉजी वाले जमाने में भी गांव में रहने वाले कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा के बरौली आहिर ब्लॉक के चमौली गांव में प्राइम टीवी की टीम पहुंची। देखिए इस पर कि इस गांव का कितना विकास हुआ है और इसकी राह विकास की कितनी सशक्त हो पाई है। कहने को तो शहर से लेकर गांव तक विकास के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों को जब जमीनी स्तर पर देखा जाता है तो अक्सर शहरों के मुकाबले गांव में ये दावे फेल दिखाई देते हैं और जमीनी हकीकत में पिछड़े हुए गांव अपनी हालत पर ही रोते हुए दिखते हैं। आज भी हम आपको एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर विकास के नाम पर काम तो किया गया, लेकिन काम कितना हुआ ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये बरौली अहीर ब्लॉक का चमरौली गांव है। यहाँ पर सड़कों की हालात इतनी खराब है कि लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। दूर से ही देखने पर सड़कों पर सिर्फ गंदा पानी और कचरा दिखाई देता है। अब गांव की इस तरह की हालत पर प्रधान के ऊपर कई तरह के इल्जाम लग रहे हैं कि प्रधान की ओर से तो सड़कों और आवास को लेकर कई तरह के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये वादे सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके दौरान हमारी टीम जो है प्राइम टीवी की जो टीम है वो हर एक गांव में जाकर दौरा कर रही है और वहां का रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रही है। आज हम आए हैं बरौली अहीर ब्लॉक के चमरौली गांव में। यहां पर हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ के ग्राम प्रधान द्वारा कितने विकास कार्य यहाँ कराए गए हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुब्रन सिंह। यहाँ के जो प्रधान हैं उन्होंने यहाँ क्या विकास कार्य कराए आपके यहाँ? विकास कार्य वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे यहाँ गांव मतलब बहुत माहौल खराब है यहाँ का, बहुत ही ज्यादा। कुछ शौचालय वगैरह की सुविधा वगैरह कुछ दी है यहाँ? केवल 25% बने हैं यहाँ, वो भी अधूरे हैं अभी। बाकी के लिए आप लोगों ने शिकायत की किसी से? अरे शिकायत तो आप सीएम पोर्टल पे देख लीजिए आप। सीएम पोर्टल पे भी आपने गांव के लिए शौचालय के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। तो आप क्या मानते हैं, मतलब प्रधान की कमी है या ऊपर तक कमी है पूरी? प्रधान की कमी है, कुछ अधिकारियों की कमी है। वो उसका कोई जवाब आपको नहीं मिलता है जो आप शिकायत जो आप कर रहे हैं? मतलब हम मंगलवार तहसील दफ्तर में गए, हम कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ प्रधान ने क्या क्या विकास कार्य कराया आपके यहाँ? सर यहाँ पे बहुत ही कम करवाया, यहाँ से 25 से 30% काम किया है। क्या कारण क्या है सर? अब सर वो तो उनकी हेडेक है, वो तो नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रतिद्वंदी की दूसरी पार्टी की वजह से, अपोजिट पार्टी की वजह से इसलिए विकास कार्य इधर कम हो रहा है, कहीं दूसरे कहीं हो? ऐसा तो नहीं है सर, पर इधर तो 2 या 3 ही गली में करवाया है और बाकी तो नहीं करवाया है। प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य यहाँ कराया गया और क्या सुविधा कुछ मिली आपको? प्रधान के द्वारा विकास का कराया नहीं, यहाँ के विधायक के द्वारा भी काम कुछ नहीं काम हुआ है। करीब 25 बार गाँव के सारे लोग इकट्ठे हो विधायक के यहाँ गए थे,
उन्होंने भी कोई काम नहीं कराया विधायक ने। और बार-बार शिकायत देखी थी अपने। बात अभी फिलहाल जो हो रही है प्रधान की हो रही है। प्रधान के द्वारा क्या विकास कार्य यहाँ कराए गए? प्रधान के द्वारा तो जो काम कार्य हुआ है थोड़ा बहुत हुआ ही हुआ है, 25% तो कराया ही कराया है। जो ये मुख्य मार्ग जो मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा कहूँगा, जो मुख्य मार्ग है ये आपके गांव का, तो इस मुख्य मार्ग पर कितना विकास कार्य है जो यहाँ दिखाई दे रहा है, आप बता देंगे आकलन करके? इसमें तो मुख्य मार्ग कोई कार्य नहीं हुआ है, मुख्य मार्ग पे कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ की प्रधान जी ने क्या काम कराए? यहाँ के मैंने लैटरिन के बारे में पूछा था, मैं मेरी लैटरिन बनवा दो, मेरे बच्चे परेशान हैं, खेतों में जाते हैं। तो उन्होंने कह दी सरकारी काम है, मैं नहीं करा सकूँगा आपका कोई काम। तो सर मेरे बच्चे खेत में जा रहे हैं अब भी और नाली में करते हैं लैटरिन। मतलब आपके यहाँ शौचालय नहीं बना अभी तक? नहीं बनाए मेरे यहाँ। और कोई दूसरी सुविधा कुछ मिली हो रोड वगैरह की आपके? नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे घर के सामने निरी लैटरिन बह रही है, नाली खराब है, आप जाके देख लो अभी अंदर गाँव में। ये तालाब है, पूरे गांव का पानी इसमें आता है तो नालियों से बह करके इस तालाब में इकट्ठा होता है और इससे दूसरे तालाब में सप्लाई होता है यहाँ से जाके, वो भी इसी कंडीशन में डला हुआ है। और इस तालाब ये काफ़ी बड़ा था पहले, और अब देख रहे हैं इस समय कंडीशन, अब ये दीवार लगी हुई है उधर से भी, तो अब बहुत छोटा है और काफ़ी ये इसकी सफाई भी कई दिनों से, कई सालों से नहीं हुई है। तो यहाँ ग्रामीणों की स्थिति बहुत ख़राब है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नालियाँ उफान पर हैं, विकास आसपास गांव के नज़र नहीं आ रहा है, सड़कों पर नाले बह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब मजबूरी है ग्रामीणों की कि जो वोट दे चुके हैं जिसको, अब तक उसने कोई विकास कार्य नहीं कराया, तो मजबूरी है अभी उसको वही रहना पड़ेगा। अगले चुनावों तक उसको इंतजार करना पड़ेगा कि कैसा प्रत्याशी, कैसा प्रधान यहाँ के लिए चुना जाता है। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी न्यूज़। तो सुना आपने, ये है चमरौली गांव की असलियत। यहाँ टूटी फूटी सड़कों के साथ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गांव की महिलाओं की भी परेशानी को आप लोगों ने जाना। ना तो गांव में ठीक ढंग से शौचालय बने हैं, ना ही मुख्य मार्ग पर कोई काम हुआ है। ऐसे में गांव के प्रधान की दलील कौन ही सुनेगा, जिस गांव का विकास सोते सोते भी रो रहा है। आगरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। गांव के विकास की राह में कठिनाइयां और परेशानियां बहुत है, लेकिन विकास की राह इतनी मुश्किल भी नहीं है। बस होना यह चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि अपने काम को ईमानदारी से करें और ग्रामीणों की समस्या को अपनी समस्या समझते हुए विकास कार्य में जी जान से जुट गए। और खैर, आगे भी गांव की अलग अलग समस्याओं को हमारी टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। पढ़ते हैं आगे। और बिहार में इस समय शराबबंदी का जिन एक बार फिर से चिराग से बाहर निकल आया है। बिहार के राज्य मंत्री रामसूरत राय के स्कूल से शराब का जखीरा बरामद होने के बाद तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। एक तरफ विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ तो दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने सरकार को जमकर घेरा। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर सरकार है। वहीं मंत्री रामसूरत राय को लेकर तेजस्वी यादव ने मोर्चा बंदी कर रखी है। सदन के भीतर और सदन के बाहर लड़ाई जारी है। वहीं तेजस्वी यादव ने रामसूरत राय के बर्खास्तगी की मांग की है। सदन से लेकर सड़क तक जारी संग्राम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य के मंत्री रामसूरत राय को शराब के मुद्दे पर घेर रखा है। तेजस्वी ने एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर आरोप लगाए तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर पैदल मार्च भी किया है। इसके अलावा आरजेडी विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन पोर्टिको में आरजेडी के विधायकों ने नारेबाजी की। इनका आरोप है कि शराबबंदी कानून के बावजूद मुजफ्फरपुर में रामसूरत राय के स्कूल से शराब बरामद हुई है। इस मामले में रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामसूरत राय के मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मंत्री रामसूरत राय को बचाने की कोशिश की जा रही है।
राम सूरत राय के कैंपस में चल रहे स्कूल के प्रिंसिपल को शराब बरामदगी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि हकीकत यह है कि उसी ने पुलिस को शराब मिलने की सूचना दी थी। तेजस्वी ने कहा कि जिस स्कूल से शराब मिली उसका नाम अर्जुन मेमोरियल ज्ञान मंदिर है। राम सूरत राय के पिता का नाम अर्जुन राय है। पूछा कि कोई दूसरा व्यक्ति जमीन लीज पर लेकर मंत्री के पिता के नाम पर स्कूल क्यों चलाएगा? यानी मंत्री राम सूरत राय साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। राम सूरत राय जी के जो भाई हैं प्रेमचंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक एफआईआर होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ना तो गिरफ्तारी होती है, और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहां से भी शराब बरामद होगा वहां थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाना खोलने की बात हुई है। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम सूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है। ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जबकि मंत्री राम सूरत राय का कहना है कि उनका अपने भाई से पिछले 10 सालों से कोई संबंध नहीं है। सबूत के तौर पर तेजस्वी और गिरफ्तार प्रिंसिपल के भाई अंशु भास्कर ने तस्वीरें भी दिखाई। इन तस्वीरों में राम सूरत राय, उनके भाई हंसराज राय और गिरफ्तार प्रिंसिपल स्कूल के उद्घाटन समारोह में एक साथ मौजूद थे। प्रिंसिपल अमरेंद्र कुमार का भाई पूरे मामले में अपने भाई को बेकसूर बता रहे हैं। दूसरी तरफ भू एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय से इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्ष ने पहले तो सदन में, फिर विधानमंडल परिसर में जबरदस्त हंगामा किया। मामला अभी गर्म ही था कि दूसरी पाली में स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अचानक फिर से शराबबंदी पर बात शुरू की। इस पर टोका टोकी शुरू हो गई। दूसरी पाली में पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान तेजस्वी बेहद आक्रामक रहे।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार विधानसभा में बात रखने नहीं दे रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विधानसभा जेडीयू और बीजेपी का दफ्तर हो गया है, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। बता दें, बिहार में इस समय राजनीति गरमाई हुई है। शराब कांड के बाद तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। वहीं तेजस्वी नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया भी कह चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल का चुनाव लगातार विवादों के चलते चर्चा में बना हुआ है। बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता यशवंत सिंह ने टीएमसी का दामन थाम लिया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वहीं चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से चाहती हूँ इजाजत। फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। बंगाल की सियासत में नया रंग चढ़ गया है, जहां पर बीजेपी के पाले से भी अब लोग टीएमसी में जाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल का चुनाव हर दिन नए रंग में दिख रहा है। चुनाव से पहले जितनी दल बदल की तस्वीर बंगाल से सामने आ रही है, वैसी तस्वीर शायद ही इससे पहले देखने को मिली हो। जहां ममता के सिपहसालार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया, वहीं अब बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल जारी है। इस क्रम में पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उन्होंने भाजपा पर हमला किया और दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। उन्होंने कहा, मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही है। तोड़ मरोड़ कर चुनाव 8 चरणों में कराने का फैसला मोदी शाह के नियंत्रण में लिया गया है और भाजपा को फायदा पहुंचाने के ख्याल से लिया गया है। उन्होंने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच भयानक संघर्ष की बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा का आज देश में एक ही मकसद है, हर चुनाव को येन केन प्रकारेण जीतना। इसलिए ममता जी को अपंग करने के लिए नंदीग्राम में आक्रमण किया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अटल जी के समय में बीजेपी सर्वसम्मति से काम करने की नीति अपनाती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीत हासिल करने की नीति अपना रही है। अकाली बीजद ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। आज भाजपा के साथ कौन है? बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में है और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी lies in the strength of the institutions of democracy. आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहीं भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति राज्य में उम्मीदवारों की सूची पर मंथन के लिए मीटिंग कर रही है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि चुनाव के शुरुआती चरणों के लिए हमने उम्मीदवारों का चयन कर लिया। हम तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। लोग ममता बनर्जी के विसर्जन के लिए तैयार हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, राज्य में लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। अब उनके पास स्टार प्रचारक भी नहीं है। वो घबराई हुई हैं, नए नए तरीके ढूंढकर लोगों की सहानुभूति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। प्रेशर तो रहता है, सफलता के लिए ये सब होता है। लोगों मालूम हो गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और राजनीति में अपना योगदान देना चाहते हैं। हम भी जहां तक संभव सबको मिला करके एक टीम बना करके और सरकार बनाने का प्रयास में है। नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहाँ तक मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। स्वाभाविक है, तो चोट होता है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर राजनीति जब शुरू हो गया तब माहौल गर्म हुआ। उसको लेके प्रदर्शन, बंद, रास्ता में जुलूस। तो इस प्रकार राजनीति से बंगाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ जो लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, उससे क्या समाधान मिलेगा? बंगाल चुनाव से पहले शब्दबाणों से लेकर हमले तक की घटनाएं सामने आ रही हैं। जहां पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थरबाजी की जाती है, वहीं ममता बनर्जी को आई चोटों पर वो बीजेपी पर हमले का आरोप लगा देती हैं। लेकिन हर एक चीज पर बंगाल में राजनीति खुलकर हो रही है। वही नेताओं का दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला अनवरत जारी है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं। खैर, चाहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव क्यों ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में बंगाल का चुनाव बना हुआ है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।